हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। जैसे ही 12th स्टैंडर्ड में हम लोग आते हैं हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, राइट? क्यों हो भी क्यों ना, अरे आखिर इस साल बोर्ड जो देने वाले हैं, राइट? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आए हैं, इसलिए सबसे पहले आप सबों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। और ये साल जो है जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट साल है। इस साल में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी एंड इवन यू कैन जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ आफ्टर द 12th व्हाट विल हैपन। तो बच्चों, ये साल इतना मेहनत से प्रिपरेशन करना कि ये साल आपको एक कह सकते हो कि आप जीवन का गोल्डन ईयर होता है, जिसमें आप अगर अच्छे मार्क्स ले आए, आप अच्छे स्कोर जेई नीट्स में कर पाएँ तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे लाइफ में। तो इस साल में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और डेफिनेटली वी ऑल आर अ स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, देन वी आर वेल मैच्योर, वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ नाइस फॉर अस, व्हाट इज़ बैड फॉर अस, एवरीथिंग वी नो, राइट? तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड 12 में जो केमिस्ट्री है ये आप लोगों को 11th से थोड़ी डिफरेंट लेवल के केमिस्ट्री है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों का जो पार्ट है बहुत ही 11th से कहोगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। 11th में ऑर्गेनिक के सिर्फ 2 चैप्टर्स थे और यहाँ पर जैसे ही तुम 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो लगभग सेकेंड सेमेस्टर में आधा से ज़्यादा बुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, ज़्यादा फिजिकल भी है। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ये जो कलेक्शन है केमिस्ट्री, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर से, जिस फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। अब सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने मैटर के स्टेट्स के बारे में तो सुना होगा कि मैटर के कितने स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि मैटर के 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ भी जानते होंगे कि उनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हेल्ड करके रखते हैं, इसलिए उनके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होता है। उनको दबाने में बहुत ही ज़्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकती। ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुम लोगों ने ऑलरेडी जूनियर स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले कि कोई भी सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि उनकी जो मास है, उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो शेप है वो डिफिनिट होता है, यस। और उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, वो सब के सब क्या होते हैं? फिक्स्ड पोजीशंस पे होते हैं, इसलिए दे कैन ओनली ऑस्किलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, इसीलिए उनको दबाया नहीं जा सकता है, वो बहुत ही कट्टन होते हैं, राइट? अब आ जाइए कि ये जो सॉलिड्स है वो कितने टाइप्स के हैं। तो बच्चों मैं तुम लोगों को बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कोई पूछेगा व्हाट इज दिस एमॉर्फस, व्हाट इज क्रिस्टलाइन? तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो भी सॉलिड्स का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, solid can be classified as a crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of the constituent particles। उनके अंदर में जो पार्टिकल्स जिस तरह से सजे हुए हैं उस आधार पर हम लोग सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जनरली सॉलिड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है तुम्हारा एमॉर्फस और दूसरा पार्ट है तुम्हारा क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन कोई पूछेगा ये क्रिस्टलाइन क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड usually consist of a large number of small crystal, each of them having a definite characteristics geometrical C. In a crystal, the arrangement of this constituent particles, atom, molecules or ion is in the ordered form. It has a long range order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeat itself periodically over the entire crystal. तो बच्चों सबसे पहले अगर तुम क्रिस्टलाइन के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुमको एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब तुम लोग क्लास में बैठते हो, राइट, तुम लोग स्कूल जाते हो या फिर जब भी पीटी होता है हमारा असेंबली में, जब भी हम लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो उसमें देखना तुम कि हम लोग एकदम डिसिप्लिन वे में खड़े होते हैं, क्योंकि सामने प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो थोड़ा डर भी लगता है। और मेनली हम लोगों को जो सिखाया जाता है बचपन से कि हम लोग जो है एकदम नीट, क्लीन और एकदम अरेंज वे में खड़े रहते हैं। तो बच्चों वैसे ही
क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, उनका शेप जो है वो एकदम डिफिनिट होता है, उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो एकदम निश्चित तौर पर डिफिनिट होगा। उनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हैं वो यूजुअली एकदम अरेंजमेंट जो उनका होगा ना, आप कह सकते हो ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, रेगुलर पैटर्न में होगा, एक के बाद एक। देखना जैसे हम लोग लाइन में खड़े होते हैं तो देखना कि जनरली सेक्शन ए के बच्चे एक लाइन में, सेक्शन बी के बच्चे एक लाइन में, सेक्शन सी के बच्चे एक लाइन में, तो इस तरह से देखने में भी एकदम रेगुलर पैटर्न लगता है। उसी तरह से हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एकदम आप कह सकते हो कि एकदम रेगुलर पैटर्न है। उनके जो पार्टिकल्स है वो रिपीट करते हैं इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर इंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल्स के अंदर में उनका जो रेगुलर पैटर्न है वो रिपीट होते रहता है। तो ये बच्चों था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड किसको कहोगे? अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप, the arrangement of constituent particles, atoms or molecules or ion in such a solid has only short range order. In such an arrangement, a regular and periodically repeating pattern is observed over a short distance only. Such portions are scattered and in between the arrangement is disorder. अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, जैसे हम लोग बड़े स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, देखना हमारी जो डिसिप्लिन होती है वो कम होती जाती है। देखना जूनियर स्टैंडर्ड्स में जब तक तुम टेंथ तक के स्टूडेंट थे तब तक तुम देखना तुम्हारा वे ऑफ सिटिंग इन अ क्लासरूम वेरी प्रॉपरली नीट एंड क्लीन। कोई भी टीचर आएगा देखना एकदम एक मॉनिटर रहता था, एकदम सब के सब एक के पीछे दूसरे, एकदम मतलब कह सकते हो कि सीरियली बैठना अरेंजिंग ऑर्डर में। और जैसे ही थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं, 11th 12th कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जैसे जाओगे तो देखना तुम्हारा बैठने का स्टाइल कोई डिटरमाइन नहीं करता है कि तुमको कहाँ बैठना है। एक बच्चा अगर एक बेंच पे बैठेगा कि दो बच्चा बैठेगा, या दो बेंच आगे का खाली रहेगा, चार बेंच पीछे से बड़े होंगे, इस तरह से मतलब क्या होगा, ये डिसऑर्डर वे में, मतलब आप कह सकते हो कि पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न जो है यहाँ पे आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। इसमें इरेगुलर शेप। उसी तरह से ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उनका जो शेप है वो रेगुलर नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। उनका जो अरेंजमेंट पार्टिकल्स है एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के या आयंस के, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, कहीं पे हो सकता है अरेंज हो, कहीं नहीं हो, कहीं कुछ भी हो, तो इस तरीके से होगा। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो रिपीटिंग पैटर्न है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। इनका जो पोर्शंस एंड स्कैटर्ड्स होते हैं, अरेंजमेंट बिटवीन द टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो डिसऑर्डर फ्रेम में रहेंगे। Crystalline solid have a sharp melting point. On the other hand, amorphous solid soften over a range of temperature and can be molded and blown into the various shape. तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को याद रखना है, जिसको याद करो तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जनरल अल्केन्स और उसके जो आइसोमर्स होते हैं, किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, याद है तुम लोगों को? बस उसी आइडिया को यहाँ पे अप्लाई करना है। सॉलिड्स क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, एकदम रिपीटिंग, रीअरेंज बेटर होता है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है, इस क्रिस्टल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अगर उसी साइड में एमॉर्फस में क्या होता है, रिपीटिंग तो होता नहीं है, एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इधर है तो दूसरा उधर है, तो इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, उसको किसी भी शेप में तुम ढाल सकते हो एमॉर्फस को। जब भी तुम क्रिस्टलाइन को किसी भी टेम्परेचर पर हीट करोगे, ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स from ancient civilizations are found become milky in appearance because of some crystallizations. Amorphous solids have a tendency to flow, so these solids are called pseudo or super cooled liquids. तो बच्चों जब भी हम एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस को भी अगर तुम ज़्यादा हीट करोगे तो वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा कहा जाता था ऐतिहासिक पलों में कि वो मतलब अगर तुम एमॉर्फस सॉलिड्स ले रहे हो, एमॉर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल ग्लास है, अगर तुम ग्लास को ज़्यादा हीट करोगे तो वो एकदम दूध के कलर का अपीयर होने लगेगा, क्योंकि उसके कुछ क्रिस्टल्स जो है अरेंज होने लगते हैं, रिपीट होने लगता है उनका ऑर्डर। और एमॉर्फस सॉलिड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करता है, इसीलिए उसको स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है या फिर सुपर कूल लिक्विड्स कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज
some of their physical properties like electrical resistance or refractive index show different values when measured along the different direction in the same crystal. This arises from different arrangement of particles in different direction. Since the arrangement of particle is different along the different direction, so the value of some physical properties is to found to be very much different along it in each direction. Amorphous solids on the other hand are isotropic in nature, and it is because there is no long range order in them. Arrangement is irregular along in all the direction. तो बच्चों सबसे पहले तुम लोगों को एक चीज़ समझना होगा, ये सॉलिड्स जो है एन आइसोट्रॉपिक और दूसरा एमॉर्फस जो है आइसोट्रॉपिक, ये क्या होते हैं इसके बारे में तुम लोगों को जानना होगा। ये सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके वैल्यू को जब आप मेज़र करोगे तो किसी किसी क्रिस्टल्स में क्या होगा, उनके वैल्यूज़ को मेज़र किया जा सकता है, किसी क्रिस्टल में नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे एक रीज़न यही था कि उनका जो एक दूसरा एटम्स जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है अलॉन्ग विथ ईच अदर जो है वो डायरेक्शनल्स होते हैं। दूसरा एमॉर्फस में क्या होता है कि ये सब डायरेक्शनल नहीं होते हैं, इसीलिए उनको जो है आइसोट्रोपिक, एन याद रखना, आइसोट्रोपिक। और दूसरा मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप लोगों को इट इज़ एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक, एमॉर्फस आइसोट्रोपिक। तो रीज़न यही है कि उनके लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होते हैं, उनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है। अब देख लो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है। तो क्रिस्टलाइंस और एमॉर्फस में कोई पूछेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है, तो सबसे पहला शेप देख लो। क्रिस्टलाइन का शेप जो होगा वो डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, उनके ज्योमेट्रिकल शेप, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं किसी भी शार्प एज टूल से तो वो स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ, बट व्हेन वी कट टू द amorphous solid with a sharp edge tool, they cut into two pieces with the irregular surfaces. Amorphous is always having irregular shape, gradually soften and very range order temperature. अगर हम crystalline solid को heat of fusion देंगे, they have a definite characteristics heat of fusion, but amorphous they do not have definite heat of fusion. Anisotropy, anisotropic in nature and isotropic in nature of amorphous. नेचर ट्रू सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है और एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बोलोगे कि सर अभी तक तो आपने सॉलिड्स को बांटा था, अब सॉलिड्स के बाद आप सॉलिड्स के क्रिस्टलाइन को भी बांट रहे हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, metallic crystalline solids and covalent crystalline solids based on the nature of intermolecular forces. What is molecular solids? If anybody will ask you, there are further divided into the molecular solids are further divided into non-polar molecular solids and polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. Molecule का मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो एलिमेंट्स आपस में अरेंज रहे तो एक पोलर हो सकता है, एक नॉन पोलर हो सकता है, और जिसमें हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकता है। ऐसे सॉलिड्स जो सॉफ्ट होते हैं, जो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वैसे सॉलिड्स को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही कम होगा। यूजुअली वो लोग लिक्विड स्टेट या गैस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। और अगर हम उसको बॉन्ड की बात करें तो उसके अंदर में बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जिसको लंदन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। पोलर मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे? द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। द मॉलिक्यूल इन सच solids are held together by a relatively stronger dipole-dipole interaction. These solids are very soft and non-conductor of electricity. Their melting points are very much higher than those of non-polar molecular solids, yet most of these are gases or liquids under the room temperature and pressure, as for example sulfur dioxide, hydrochloric acids. Hydrogen bonded molecular solids. The molecules of such solid contain polar solvent or polar covalent bonds between the hydrogen and fluorine, oxygen or nitrogen atoms. Strongly hydrogen bonding binds the molecules of such solids like water,
They are non-conductors of electricity. Generally, they are volatile liquids or soft solids under the room temperature and pressure. ये देख लीजिए आप लोग, ये अगर जूम करके नहीं दिख रहा होगा आप लोग तो बस इतना समझ लेना है. ये पहला वाला जो शेप आपको दिख रहा है वो इज अ डायमंड. डायमंड के जो एटॉमिक सॉलिड्स है, ये आयनिक सॉलिड्स है दूसरा स्ट्रक्चर, और तीसरा जो हमारा मॉलिकुलर सॉलिड्स है. आयनिक सॉलिड्स की बात करूं मैं तो इसमें क्या होते हैं, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयनिक सॉलिड, सच सॉलिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. These solids are hard and brittle in nature. They have high melting and boiling points. Since the ions are not free to move about the electrical insulators in the solid state, however, in the molten state or when dissolved in water, the ions become free to move about and they conduct electricity. ये देख लीजिए सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, राइट. मेटेलिक सॉलिड्स किसको कहोगे? Metals which are orderly collections of positive ions surrounded by and held together by a sea of free electrons. These electrons are mobile and evenly spread out throughout the crystals. Each metal atom contributes one or more electron towards the sea of mobile electrons. These free and mobile electrons are responsible for the high electrical and thermal conductivity of metals. When an electrical field is applied, these electrons flow through the network of positive ions. Similarly, when heat is supplied to one portion of metals, the thermal energy is uniformly spread throughout the free electrons. Another important characteristics of metals is their luster and color in certain cases. This is also due to the presence of free electrons in them. Metals are highly malleable and ductile. तो बच्चों ये थे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप. आप देख लीजिए क्रिस्टलाइन सिलिकेट जो क्वार्ज होता है, एमोर्फस सिलिकेट्स आप देख लीजिए जो ग्लास है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, और वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द adjacent atom throughout the crystals. They are also called giant molecules. Covalent bonds are strong and directional in nature. Therefore, the atoms are held very strongly at their position. Such solids are very hard and brittle. They have extremely high melting points and may even decompose before melting. They are insulators and they do not conduct electricity. As an example, diamond, graphite and silica. You can see in the diamond, carbon has sp3 hybridization and the bond length of carbon is 154 picometer. Graphite sp2 hybridization, yes, and here you can see the two layers of this carbon rings and the distance between these two layers is 340 picometer. They are connected with the van der Waals forces. Each layer is a planar hexagonal rings of carbon which has a bond length of 141.5 picometer. It has a hexagonal ring and sp2 hybridization which makes 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atoms. Fourth carbon forms a pi bond. This makes the graphite slippery which makes electrons move and conduct electricity. बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोई पूछेगा, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि मतलब ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिकल मतलब कह सकते हो कि ये कंडक्टर है, ऐसा क्यों होता है. तो इसका एक रीज़न मैं तुम लोगों को यहाँ पर समझाना चाहूँगा. देखो बचपन में जो पढ़ते हो ना वो सिर्फ एक मतलब सुना दिया जाता है. बचपन इन द सेंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ. 10th स्टैंडर्ड तक तुमने क्या पढ़ा था कि ग्रेफाइट को हम लोग कहते हैं कि ये एक कंडक्टर. कोई पूछेगा क्यों कंडक्टर, स्ट्रक्चर तो दे दिया जाता है वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता. तुम लोग देख लो यहाँ पर स्क्रीन पे जो तुमको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर में ये जो तुम डॉट 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 देख रहे हो वो van der Waals फोर्सेस है. जो ऊपर के रिंग और नीचे के रिंग का जो डिस्टेंस है वो 340 पिकोमीटर है. और यहाँ पर ये जो तुम लोग बेंजीन टाइप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये एक हेक्सागोनल रिंग्स है जिसमें कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है 141.5 पिकोमीटर. अब आई तुम्हारी क्वेश्चन की बात कि वो इलेक्ट्रिकल या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे करता है. तो बच्चों हर एक कार्बन का जो हेक्सागोनल रिंग है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है. इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और बाजू वाला जो कार्बन एटम है उसके साथ चौथा जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है. जो पाई बॉन्ड क्या करता है, इस ग्रेफाइट को स्लिपरी इन नेचर बनाता है, और यही स्लिपरी इन नेचर ये पाई बॉन्ड्स जो है मूव करता है, जिस कारण से ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो बच्चों
थोड़ी थोड़े लॉजिक को समझने की कोशिश करना। क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल्स, ये जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक तुमने जो भी पढ़ा उसको एक बार अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में ज़रूर लिख लेना, ताकि तुम्हें ये जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो भूलो ना। तो बच्चों, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसका नोट्स ज़रूर बनाया करो। और अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आए हैं, एकदम शांति से अगर तुम ये साल मेहनत करोगे तो किसी भी बच्चे को 90+ % लाना कोई बड़ी बात नहीं है। थिंक पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड अचीव पॉजिटिव, यही है मूल मंत्र। 12th में आने का मतलब होता है कि आप एकदम वेरी गुड स्टूडेंट हो और एकदम डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हो। अपना एक टाइम टेबल बना लो, उस टाइम टेबल को हमें फॉलो करना है और इस हिसाब से हमें पढ़ना है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक वाइज तुम्हें कुछ क्वेश्चंस लेना है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चाहे आईआईटी के स्टूडेंट हो या फिर नीट के स्टूडेंट हो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जाके तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।